गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में जो हमारी टाइप चल रही है खर्च में परिवर्तन। खर्च में क्या परिवर्तन, खर्च में परिवर्तन, ये वाली टाइप है चल रही है हमारी। देखो इससे पहले की जो टाइप हम कवर कर चुके हैं, इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहला वाला। देखो इसे फिर से देखते हैं। एक तो इसको बेसिक से देखते हैं, इसका बेसिक क्या है। देखो चावल के, जो चावल की कीमत है उसमें 20% की वृद्धि होती है, और एक परिवार अपने घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसकी खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि यदि हमें प्राइस दिया गया है इनटू हम जो कंजप्शन है, जो खपत है वो करते हैं, तो हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर आता है, हमारे खर्च के बराबर आता है। ये बात आपको मैं बता चुका हूं। यदि मूल्य मूल्य इंटू खपत करते हैं हम, तो खर्च के बराबर आता है। क्या आता है? खर्च के बराबर। देखो यदि आपको एक पेन खरीदना है, देखो आप पेन खरीदने गए मार्केट में, जो पेन की रेट है 5 रुपए पर पेन की है। एक पेन की रेट कितनी है? ये सेलो का पेन आता है, तो कितने का है? 5 रुपए का। पर आपके घर में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे? तो एक पेन 5 रुपए का आता है, आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो आपको 2 पेन चाहिए। तो आपके घर में खपत कितनी है? आपके जो घर में कितनी खपत है? 2 की। तो मूल्य कितना? 5 × 2 की खपत है, तो जो खर्चा आएगा वो 10 रुपए का आएगा। खर्च कितने का आएगा? वो 10 रुपए का। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन का बेसिक देखेंगे, भाई बेसिक क्या कहता है और बेसिक से कैसे होता है। देखो प्राइस इनटू जो कंजप्शन है, जो खपत है, किसके बराबर जाएगी? खर्चा एक्सपेंडिचर के बराबर जाएगी। देखो मैं आपसे कह रहा हूं, यदि जो प्राइस है वो 100 रुपए है, किसी वस्तु की प्राइस क्या है? 100 रुपए। ये हमने लेट किया, माना है कितना? 100 रुपए प्राइस है, और जो खपत है वो भी 100 की है। जो खपत है वो भी कितनी है? 100 की है। देखो मूल्य इंटू खपत, खर्च के बराबर जाएगा। ये बात ध्यान रखो। मूल्य कितना है? एक वस्तु का मूल्य 100 है, और आपको 100 वस्तुओं की आवश्यकता है, तो टोटल खर्च कितना होगा आपका? टोटल खर्च होगा 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 होगा। यदि एक वस्तु, या आपका वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, खपत टोटल 100 है, मूल्य 100 रुपए, एक वस्तु का खपत कितनी है? 100, तो खर्च कितना होगा? 1,000। अब देखो, तो इसमें इसको अप्लाई करेंगे। यदि चावल की कीमत, चावल कितना चाहिए? 100 रुपए किलो का चावल आता है, 100 किलो से चावल चाहिए, तो खर्च कितने हो रहे हैं? 10,000। कितने हो रहे हैं? 10,000। कितने खर्च हो रहे हैं? 10,000। तो चावल की कीमत में, जो चावल है, जो राइस है, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। तो चावल की कीमत में, चावल के प्राइस में, चावल के मूल्य में हम 20% की वृद्धि कर देते हैं। ये 20% की वृद्धि, चावल का मूल्य कितना होगा? 120। 20% की वृद्धि होने के बाद में चावल का मूल्य कितना होगा? 120 इंटू खपत। क्या खपत का हमें पता नहीं है, खपत कितनी है। ठीक। आगे कह रहा हमसे कि घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि हुई है। जो ये घरेलू खर्च है पहले कितने का था? 10,000 का, अब इसमें 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि हुई है, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो कितना होगा? 11,000। कितना होगा? 11,000। यहां से हम खपत निकालेंगे, ये आएगा 11,000 अपॉन 120। कितना आएगा? 11,000।
देखो ये जीरो से ये जीरो जाएगी, ये जीरो से हमने ये जीरो काटी, ये कितना आगा, एक कितना आगा 1100 अपॉन 12, ये खपत आई है। ये कितनी आई है खपत, पहले कितनी खपत थी 100 थी। तो जो खपत में चेंज हो रहा, जो परिवर्तन हो रहा खपत में, तो मैं उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ, खपत में परिवर्तन। खपत में परिवर्तन कितने का देखो, पहले 100 था, अब कितना हो गया, पहले खपत कितनी 100, अब कितनी होगी 1100 अपॉन 12, कितनी होगी 1100 अपॉन 12। तो हम घटाएंगे इसमें कितने की वृद्धि या कमी हुई है, अपॉन 12। देखो इसे इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो 12, ये कितने हो गए 1200 में से 100 गए तो ये कितने बचेंगे 100, 100/12। देखो ये कितने हो गए 1200, 12 गुणा करेंगे तो 1200 में से यदि 1100 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 100/12। तो ये खपत में जो परिवर्तन हुआ है, ये खपत में क्या है, ये खपत में परिवर्तन है, ठीक है। उसे खपत में कितना परिवर्तन करना चाहिए, उसे कमी करनी चाहिए, इतने की कमी करनी चाहिए, कितने किस पे करनी चाहिए, तो जो हमें खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खपत में जो कमी होगी, ध्यान से देखेंगे, खपत कितनी थी पहले 100 थी, खपत में परिवर्तन ये आएगा, खपत में परिवर्तन, खपत कितनी थी 100, कितनी होगी 100/12, कितनी होगी 100/12। परसेंटेज के लिए जाएंगे तो इसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, देखो ये 100 नीचे है तो ये आएगा 100/12, ये नीचे है, ऊपर इसके नीचे एक मान लेता हूं मैं, तो ये जाएगा 1/100 इंटू 100। देखो ये जीरो से जीरो कटेगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कटेगा, और 12 अपॉन कितना आएगा 100 आएगा। यदि 12/100 को आप सोल्व करेंगे तो आएगा 8/1/3%, जो क्या हो रही है कमी करनी पड़ेगी। खपत में क्या करना पड़ेगा, घरेलू खर्च नहीं बढ़ाएगा तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 8/1/3% की कमी, ये इसका बेसिक है। ये डिटेल कह सकते हैं आप, ये डिटेल। देखो एक बार फिर से देखेंगे, देखो चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। देखो चावल पहले क्या था, चावल का मूल्य हमने, जो चावल का मूल्य है वो 100 रुपए था, खपत कितनी थी 100 थी, तो खर्च कितना हो रहा था 10,000। अब चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, तो चावल 100 से 120 पे पहुंच गए, 100 से 120 हो गया चावल, कितना हो गया 120 चावल हो गया। तो खपत का तो हमें पता नहीं है, तो खपत जो हमने कंजप्शन, इसे सी से गुणा कर दिया, बराबर। देखो आगे क्या, घरेलू खर्च में, खर्च तो ये है, इसमें 10% की वृद्धि हुई, तो 10,000 से 10% की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 11,000। तो यहां से जो हमारी खपत निकलेगी, खपत बराबर आएगा 11,000/120। तो 11,000 में से जीरो कटेगी एक एक, नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा 1100/12, ये खपत में। अब देखो खपत ये हुई है, तो अब खपत में परिवर्तन, पहले खपत कितनी थी 100, अब कितनी होगी 1100/12। इसे देखेंगे कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो 100/12 की कमी करनी पड़ेगी। इस पे 100 पे 100/12 की कमी इंटू 100, परसेंटेज के लिए हमने 100 से गुणा किया, 100/100 किस पे 100 पे, देखो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा इंटू 100, तो दो जीरो से दो जीरो कटेगी, 12/100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100/12। तो इसमें 12 का भाग देंगे तो देखो 12 8 कितने होते हैं 96, कितने होते हैं 96, 4 अपॉन कितने बच गए 12, कितनी बार गया 8 बार 96,
4/12, तो 4 से काटेंगे 1/3, तो ये आएगा 8 से 1/3% का जो फर्क पड़ेगा इसमें। यदि यहाँ कमी या वृद्धि एक ऑप्शन होता कि 8 से 1/3 की कमी करनी पड़ेगी या वृद्धि करनी पड़ेगी, तो हम कमी के टिक लगाते। ये डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये कमी करनी पड़ेगी खपत। देखो यदि आपके यहाँ जो डिवाइड किया है वो समझ में नहीं आया तो इसे एक बार फिर से देख लो। जो ये परिवर्तन हुआ है कितने पे हुआ है? 100 पे ही तो हुआ है। 100/12 जो परिवर्तन हुआ कितने पे हुआ? 100 पे परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये कितना? 100/12। ठीक, इंटू 100, परसेंटेज के इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। देखो ये जीरो से 2 जीरो काट लो। देखो ये 100/12 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा 1/100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, ये आएगा 12, 100/12, तो आएगा 8 से 1/3%। क्या आएगा? 8 से 1/3%। तो ये डिटेल है इसका। देखो इसका एक शॉर्टकट है, वो बताता हूं मैं। देखो चावल के मूल्य में वृद्धि की गई है, चावल चावल की कीमत में, तो प्राइस कितनी हुई? देखो पहले कितनी थी प्राइस और अब कितनी है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की है। यदि चावल 100 रुपए किलो था तो अब 120 हो गया। मैंने आपको बताया खपत क्या होती है, इसकी उल्टी होती है, तो कितनी? 120/100 खपत हो। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है, तो चावल पहले 100 था, अब 120 हो गया। तो जो खपत है इसकी उल्टी होती है भाई। प्राइस 1/कंजप्शन के बराबर होता है, इसका उल्टा होता है, यह बिलोमानुपाती होता है। तो चावल ये हो गया। अब आगे कहा गया यदि परिवार अपने घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो ये खपत है। ये क्या है? खपत। तो इसमें हमें 10% की वृद्धि करनी होगी। 10% की वृद्धि, ये कितना होगा? 110। कितना होगा? 110। कितना होगा? 100। तो यहां देखेंगे कितने का अंतर? 10 का। कितने का अंतर? 10 का। तो 120 पे 10 का अंतर इंटू 100, तो ये आएगा 100/12, तो ये आएगा 8 से 1/3। ये तरीका, ये खपत, ये मूल्य में मैंने यहाँ जो वृद्धि की गई है, जो खर्च में वृद्धि की गई है, ये तरीका सही तो नहीं है, पर ये हमें आंसर के पास में बहुत जल्दी लेके जाएगा। इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो। देखो चावल का मूल्य में वृद्धि हुई है, 100 से 120 हो गया, 20% की, तो खपत इसकी उल्टी होगी। तो पहले खपत ये थी। अब खपत में जो वो खर्च में कितना वृद्धि करना चाहता है? 10% की। तो मैं यहाँ ये खपत है, इसको मैंने खर्च कह दिया। 10% की वृद्धि कर दी तो कितना होगा? 110। 120 से देखेंगे कितना कितना हो रहा है।
120 पे 10 की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि नहीं, 10 की कमी हो रही है। 120 से 110 रहेगा, ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये कमी कितनी, 120 पे 10 की कमी इंटू 100, तो 8 से 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 8 से 1/3, 8 से 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। देखो ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक त्रिभुज की जो ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाए तो उसके आधार में कितनी कमी करनी होगी कि उसका क्षेत्रफल 60% से ज्यादा ना बढ़े। देखो एक त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई में 40% की वृद्धि की जाए तो उसके जो आधार में कितनी परसेंट की, यदि 40% उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो उसके आधार में कितनी वृद्धि की जाए, देखिए ताकि जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कितना बढ़े, एरिया कितना बढ़े, 60% बढ़े। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू ऊंचाई। देखो एरिया इस हिसाब से होगा, बेस इंटू हाइट। भाई जो इसमें जो रोल होता है वो तो ऊंचाई और आधार का होता है। क्या होता है, ऊंचाई और आधार का। तो क्या आता है, इससे एरिया आता है। क्या आता है, एरिया। तो कहते हैं पे वो पहले वाले तरीके से कर लो, नहीं इसे शॉर्टकट कर लो। देखो यदि हाइट है, यदि ऊंचाई है, अब पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये बात देखेंगे आप। ऊंचाई में 40% की वृद्धि की गई है, तो ऊंचाई 100 से कितनी होगी, 140 होगी। कितनी होगी, 140। उसके बेस में, इसका बेस ये रहा, तो उसका बेस क्या होगा भाई, क्षेत्रफल सेम कब रहेगा। मैंने आपको इससे पहले वाला एक बार एक क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लियर कर चुका था। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाई गई है, देखो यदि ऊंचाई है इसमें, ये पहले थी और ये अब होगी, 40% बढ़ाई है तो 100 से 140 होगी, ठीक है। तो उसके आधार में कितनी परसेंट की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आधार ये बेस है, ये आधार कितनी कमी की जाए, तो क्षेत्रफल सेम कब रहेगा, जब ये उल्टा होगा इसका, 140 और 100। यही कंडीशन आएगी जो इसमें जो एरिया वो बराबर होगा, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही एक कंडीशन होगी कि इसको उल्टा कर दिया जाए, पर ऊंचाई और जो बेस है जो उल्टा नहीं होता, पर इसमें उल्टा करना पड़ा हमें। इसको हल करने के लिए क्षेत्र में परिवर्तन, जो क्षेत्रफल है, देखो यदि 1/2 एरिया में कहूं, यदि ये त्रिभुज है, यदि एरिया होगा, उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। दूसरा भी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही कंडीशन होगी। देखो 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटे, तो बेस कितना, बेस 100, हाइट है, हाइट कितनी 100 और बेस कितना 140। दूसरी कंडीशन देखो, ये तो पहली वाली होगी, दूसरी में देखो कितना बढ़ के हुआ 140, तो ऊंचाई कितनी होगी 140, और इसमें जो आधार है वो बेस है, वो कितना है 100। तो यही कंडीशन होगी जो दोनों का एरिया सेम होगा, नहीं तो परिवर्तन हो जाएगा, तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन हमें उसे क्या करना पड़ा है, उल्टा। तो यही काम हम अगले क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो या मैंने उल्टा कर दिया इसे, 140 और 100। इससे पहले वाले में भी ऐसे ही किया था हमने। तो यहां देखो, उसके जो क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल कितना परसेंट की वृद्धि की, 60%।
60% की वृद्धि करेंगे तो 160 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 140 से कितना बढ़ा, 20 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 20। तो 140 में कितना बढ़ गया, 20 इंटू परसेंटेज के लिए 100। ये देखो 1/7, 2 से काटेंगे इसे, 14 को कितनी बार कट गया, 7 बार। 2 से काटेंगे 7 बार, ये आएगा 100/7। तो ये आएगा 14×7 = 98, 14 सही 2/7%। इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये हमारा राइट आंसर होगा। नहीं, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर उससे जो डिटेल है उससे करो। देखो इसकी डिटेल और बता देता हूं आपको मैं। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो रोल होता है वो होता है बेस का और हाइट का। क्या आता है, एरिया आता है। एरिया क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो दोनों तरफ होगा बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है किसका, त्रिभुज का। ट्रायंगल का या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो दूसरा भी तो इसके बराबर में होगा, वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आए होगा। और इसमें जो वृद्धि की जाएगी वो 60% की वृद्धि की जाएगी। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, इसका जो एरिया होगा, तो बेस यदि मैं कह देता हूं 100 है और हाइट भी 100 है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000। क्षेत्रफल कितना आएगा इसका, 10,000। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाए तो ऊंचाई क्या हुई, 40% बढ़ेगी तो कितनी होगी, 140। तो बेस में कोई परिवर्तन नहीं किया। बेस में क्या करना पड़ेगा, देखो आधार में कितनी वृद्धि की जाए, तो आधार तो हमने बी कह दिया, ये हमें पता नहीं है कितनी वृद्धि करनी है। तो कि क्षेत्रफल 60% बढ़े, तो हमें ये जो एरिया है वो 60% बढ़ा। ठीक है, 10,000 का 60% कितना होगा, 6,000। तो कितना हो जाएगा, इस 16,000। कितना हो जाएगा, 16,000। कितना होगा, 16,000। यहां से बेस निकालेंगे हम, ये आएगा 16,000 अपॉन 140। इसे काटेंगे तो ये आएगा, देखो 0 से 0 काट दी मैंने, एक 0 से एक 0। ये कितने ऊपर हो गए, 1600, नीचे हो गए 14। ये आएगा 800/7। क्या आएगा, 800/7। 2 से काट दिया, 8 बार और 7, 800/7 आ गया। देखो जो चेंज आएगा, जो बेस में परिवर्तन आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं आधार में परिवर्तन। जो आधार में परिवर्तन है वो किस हिसाब से आएगा, पहले कितना था आधार, 100 था, बढ़ाए आधार कितना बढ़ा, तो 807 माइनस 100। तो ये आएगा 100/7। कितना आएगा, 100/7। किस पे बढ़ाए, देखो जो
इसमें आधार का जो आधार में वृद्धि आ रही है ये आएगा किस पे बढ़ा है, 100 पे बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 100/7 बढ़ा है। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ये होगा 100/7 और ये 100 ऊपर नीचे आएगा 1/100 इंटू 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, या ये 100 से ये 100 कट गया और ये आएगा 100/7। देखो 14 सही, 2/7% हमारा आंसर। इससे कर लो आप, ये तरीका सही है। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो चावल की कीमत में 32% की वृद्धि होने से एक आदमी अपने घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि करता है। यदि वो परिवार पहले 396 केजी चावल खाता था तो अब खपत में क्या होगा। देखो क्या हुआ है, एक चावल की कीमत में 32% की वृद्धि की गई है, आदमी अपने खर्च में 10% की वृद्धि करना चाहता है। भाई यदि चावल में 32% की वृद्धि की गई है, वो 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में उसे कमी करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, खपत में क्या करनी पड़ेगी, तो कमी करनी पड़ेगी। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, तो चावल देखो प्राइस, चावल के प्राइस में देखो कि खाली देख लेता हूं। यहीं देख लो, देखो चावल है तो पहले और अब, पहले चावल का मूल्य कितना था, 100 था। ठीक, अब वृद्धि कितने की है, 32% की, तो चावल का मूल्य कितना होगा, चावल की प्राइस कितनी होगी, 132। ठीक है, इसकी खपत में क्या होगा, ये खपत इसकी उल्टी होगी, 132 और ये आएगा 100। ठीक, खपत इसकी उल्टी होगी। परिवार अपनी खपत में कितनी परसेंट की कमी करे, खपत खर्चा में 10% की वृद्धि की गई है, तो खर्च, इसको मैंने आपको बताया कि इसे खर्च मान लेते हैं और इसमें 10% की वृद्धि कर देते हैं। ये कितना होगा, 110। पहले खर्च कितना था, 132, अब कितना, 100। 132 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 396। कितनी दी गई, 396। पहले कितना चावल खाता परिवार, 396। कितना गुणा, देखो 3 गुणा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 निकल 396 केजी चावल खाता, तो अब कितना खाएगा, तो इसे कमी करनी पड़ेगी, तो इसे 3 से गुणा करेंगे, ये आएगा 330 केजी। कितना आएगा, 330 केजी चावल खाना। देखो चावल की कीमत में, प्राइस में कितने की वृद्धि की गई, पहले 100 था, अब 132 बढ़ा दी तो 132 हो गए, तो जो खपत है इसकी उल्टी होगी। भाई मूल्य इंटू खपत खर्च के बराबर होता है, ये इसे उल्टा कर दिया मैंने, खपत क्या होगी, इसकी उल्टी होगी, तो 32 132/100 होगी। ठीक,
132 की वैल्यू हमें दी गई है कि पहले वो परिवार 396 केजी चावल खाता था, तो अब कितना खाएगा। खर्चे में 10% की वृद्धि की तो 110, चावल खाता है 396 किलो। 3 गुना 132 का 3 गुना, तो यह 110 का 3 गुना करना पड़ेगा। तो अब चावल कितना खाएगा, पहले 396 खाता है, खपत में उसने कमी की है, अब 330 किलो ही चावल खाता है, 330 किलो का चावल खाता है। ये हमारा आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनसे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो ये तो आपके समझ में आ ही जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है भाई। यदि ये क्वेश्चन को आप डिटेल से करना चाहते हैं तो जो पहले के बेस के आधार पर कर लेना इसे। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जयपुर के राजमंदिर सिनेमाइक, उसकी टिकट की कीमत कितनी है, 270 रुपए। जयपुर में जो राजमंदिर सिनेमा का टिकट की कीमत कितनी है, 270 रुपए। यदि टिकटों की कीमत कम की गई है, यदि टिकटों की कीमत कम की गई है तो बिक्री 50% बढ़ गई है, लेकिन भंडारण में 20% की कमी दर्ज की गई है, तो टिकट का मूल्य क्या था। देखो सिंपल सी बात है, यदि टिकट की कीमत कम होगी तो आदमी ज्यादा जाएंगे, यदि टिकट की कीमत ज्यादा होगी तो आदमी कम जाएगा। तो जो सिनेमा का मालिक है राजमंदिर का, उसने सोचा भाई कि 270 का टिकट है, टिकट की कीमत कम कर दो, तो जो लोगों की संख्या में जो बिक्री है वो ज्यादा होगी, इससे भंडारण भी ज्यादा होगी, फिर भंडारण में क्या हुआ, 20% की कमी दर्ज की गई है। तो टिकट का मूल्य, जो नया मूल्य पूछ रहा हमसे, जो घटाकर मूल्य आया वो कितना। देखो आप एक बात तो ये जानते होंगे कि जो बिक्री, यदि सेल हम बिक्री करते हैं, टिकट की कीमत, देखो प्राइस, टिकट की कितनी कीमत है, या प्राइस है, मूल्य है, इनटू कितनी बिक्री की गई है, सेल, किसके बराबर जाएगा, कलेक्शन के बराबर जाएगा। किसके बराबर जाएगा, कलेक्शन के बराबर जाएगा। यदि प्राइस इंटू आप सेल करेंगे तो प्राइस कलेक्शन के बराबर जाएगा। प्राइस मतलब मूल्य, मूल्य इंटू बिक्री करोगे आप, इसके बराबर जाएगा भंडारण के बराबर। देखो यदि किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए, यदि कोई वस्तु उसका मूल्य 5 रुपए, आपने 10 वस्तु बेच दी, तो भंडारण कितने का होगा, 50 का होगा। तो यही इसमें लगेगा। देखो प्राइस इंटू सेल करेंगे तो कलेक्शन आएगा, सिंपल सी बात। जयपुर के राजमंदिर सिनेमा में जो टिकट की कीमत है कितनी है, 270 रुपए। टिकट की कीमत कितनी है, 270 रुपए। यदि टिकटों की कीमत में 50% की बिक्री 50% बढ़ जाती है और भंडारण में 20% की कमी दर्ज की जाती है। देखो टिकट की जो बिक्री हुई है वो कितनी है, 50% बढ़ गई। जो सेल हुई है, पहले सेल कितनी थी और अब कितनी है। देखो पहले सेल कितनी थी, 100 रुपए थी, मान लेते हैं। अब बढ़ के कितनी होगी, 50 और बढ़ गई तो 150 होगी। पहले 100 सेल थी, अब 150 होगी, ठीक है। अब कितनी होगी, 150। तो सेल और जो प्राइस है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो प्राइस क्या होगी, प्राइस होगी 150 और 100। प्राइस
बराबर हो गई 1/100। ठीक। अब हमें इससे क्या कहा गया कि जो भंडारण है उसमें 20% की कमी दर्ज की गई है, तो 20% की कमी दर्ज कर दी हमने यहाँ। कितनी हो गई 80। तो टिकट का जो घटा हुआ मूल्य वो कितना, ये टिकट है प्राइस, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 270। 80 की वैल्यू हमसे पूछ रहा। देखो यदि 150 की वैल्यू कितनी है 270, एक की वैल्यू कितनी होगी 270 अपॉन 150, 80 की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये जीरो की सेवा समाप्त करते हैं। देखो ये जीरो से ये जीरो, ठीक, इसे 3 से काट लो। देखो ये कटेगा 9 बार और ये कटेगा 5 बार। 5 से कटेगा 80 16 बार, और 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 आएगा। 16 9 144। तो जो टिकट की कीमत हुई है वो कितनी हुई है, अब कितने का बिक रहा है टिकट 44 का, 144 रुपए का बिक रहा है। पहले कितने का बिकता था 270 रुपए का। तो घटा हुआ हमसे टिकट का मूल्य पूछ रहा, तो घटक जो आया वो मूल्य कितना है 144। कितना 144। देखो इसका जो डिटेल पार्ट है वो भी बता रहा हूं आपको मैं। देखो जो चावल जो इसकी कीमत में बिक्री हुई है टिकट की में 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो प्राइस इंटू सेल, मैंने आपको बताया प्राइस इंटू सेल क्या होता है कलेक्शन के बराबर। तो यदि टिकट की कीमत 270 है, ठीक, जो 50% की क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है, तो 1/2। कहने का मतलब ये है कि 2 पे 1 की वृद्धि हुई है। पहले कितना था 2, पहले कितना था 2। तो कलेक्शन कितना होता था, कलेक्शन कितना होता था, यदि पहले 2 टिकट बिकते थे, एक टिकट की कीमत 270 रुपए है, पहले 2 टिकट बिकते थे, एक टिकट की कीमत 270 रुपए है। तो दोनों टिकटों का जो मूल्य होगा, टिकट जो टोटल कितने के बिकेंगे, जो भंडार है वो कितने का होगा। देखो जीरो, ये कितने हो गए 14, एक बच गया, ये कितने हुए 4 1 5, तो 540 की क्या होता, 540 का भंडारण होता था। तो टिकटों का जो टोटल जो कलेक्शन होता था वो कितना होता है 540। ठीक, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया, देखो कि 50% की बिक्री में वृद्धि हो गई, 50% की बिक्री में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये प्राइस, प्राइस की जगह हम रखेंगे प्राइस, ये प्राइस पहले 270 था, अब क्या पता कितना हुआ है इनटू इसमें जो भंडार जो बिक्री में वृद्धि हुई है वो कितनी है 2 पे 1, तो कितनी होगी अब 3 होगी, ठीक, बराबर। आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो कि उसके भंडारण में 20% की कमी दर्ज की गई है। तो यहां जो 540 में 20% की कमी दर्ज कर दी, 540 का 20% हमें निकालना कितना होगा 108। देखो यदि 540 है, इसका हमें 20% निकालना, तो 2 जीरो हटाएंगे हम और दोनों को गुणा किया, 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, 108। अब 540 में से हमें 108 घटाएंगे, 8 जाएगा तो 32 और ये 100 जाएगा तो 400। अब कितना हो गया 432।
जो कलेक्शन है अब कितना हो रहा है 432। ठीक है, तो यहां से प्राइस क्या आएगा, प्राइस बराबर आएगा 432/3। तो ये आएगा, देखो एक 3 बार, एक बार गया, ये कितने हो गए 13, 12 4 बार गया, और ये 12। तो जो प्राइस है, अब जो न्यू प्राइस आया है, जो घटा हुआ मूल्य आया वो कितना है 144। ये हमारा आंसर होगा। अब आप फिल्म देखने जा सकते हो राज मंदिर में। कितने का टिकट है 144 का, पहले कितने का था 270 का। ये जरूरी नहीं है इतने का ही हो टिकट, ज्यादा का भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल टिकट हो सकता है इसमें। देखो, मैंने आपको बताया जो भंडारण होता है, जो कलेक्शन होता है, वो क्या होता है, प्राइस इनटू सेल, मूल्य इनटू बिक्री। तो जो बिक्री थी, जो पहले प्राइस थी, एक टिकट की कीमत कितनी थी 270। पहले दो टिकट बिकते थे 540 रुपए में, भंडारण 540 का हो जाता था। अब 3 टिकट बिकते हैं, पर टिकट की कीमत कम कर दी, तो देखो यहाँ कितनी कम की है, प्राइस इंटू 3 बराबर 432। जो कलेक्शन था उसमें 20% की कमी दर्ज हुई थी। तो पहले 540 का कलेक्शन होता था, अब कितना हो रहा है 432 का, 20% की कमी होने के बाद में। तो प्राइस क्या होगी, प्राइस होगी 432/3 बराबर होगा 144। कितना होगा 144। तो टिकट का जो न्यू कीमत आई है, जो कमी घटी, घटने के बाद में जो घटा हुआ मूल्य आया, वो कितने का 144 रुपए का टिकट बक रहा है। किसका बक रहा है 144 रुपए। देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। देखो, यदि एक सिनेमा हॉल के मालिक अधिकतम लाभ कमाने के लिए, भाई अधिकतम तो सब लाभ कमाने की सोचते हैं इस जमाने में। यदि एक सिनेमा हॉल का जो मालिक है अधिकतम लाभ कमाने का निश्चय करता है, ठीक है, और टिकट की कीमत 20% की कमी कर देता है, और बिक्री 40% बढ़ जाती है, जिसके चलते 1,68,000 रुपए की सप्ताह में संग्रहण हो जाता है। जो भंडारण होता है वो कितने का होता है 1,68,000। वृद्धि दर्ज की जाती है, जो भंडारण में 1,68,000 रुपए की तो वृद्धि दर्ज की जाती है। तो एक दिन की बढ़ी कीमत क्या है, एक दिन में जो वृद्धि हुई है वो कितनी। देखो, यदि एक सिनेमा हॉल के मालिक अधिकतम लाभ कमाने के लिए एक निश्चित करता है कि जो टिकट की कीमत 20% कमी कर देता है और बिक्री 40% बढ़ा देता है, जिसके चलते 1,68,000 रुपए की सप्ताह में कीमत हो जाती है, सप्ताह में संग्रहण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो एक दिन की बढ़त कीमत क्या है, देखो 7 दिन की हमें दे रखी है, तो सीधा 1,68,000 1,68,000 7 दिन की है जो कमाई, 7 दिन में वृद्धि होके आई है 1,68,000। एक दिन की 7 का भाग दे देंगे, ये देखो 7 दूनी 14, कितनी बार गया 2 बार, कितनी बच गई, और 7 चौक 28 और 3 0। तो जो कितनी आएगी वो आएगी 24,000। एक दिन में जो बढ़ी है, जो बढ़त हुई है, जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीज हुआ है, वो कितने का हुआ है 24,000। ये हमारा आंसर होगा। देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करा। देखो, मार्क जो मार्क पे आधारित है, टाइप का नाम है मार्क्स प्राइस।
जो क्वेश्चन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन पर आधारित है। ये हमारी टाइप है और ये आपकी केडीएस कंपटीशन क्लासेज है। देखो इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जाम दो स्टूडेंटों से रिलेटेड आएंगे, भाई स्टूडेंट के इतने अंक आए, दूसरे के इतने अंक आए, तो इस आधार पर जो क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी को 46% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वो 55 नंबरों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो 80% अंक प्राप्त करता है और उसे जो पास अंक से 15 अधिक ज्यादा मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या हो? देखो प्रथम विद्यार्थी है जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसे 46% अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 46, और 55 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं इसे पास करा देता हूं, इसे पास करा देते हैं, इसको 55 अंक और दे देते हैं। 55 अंकों से फेल हो रहा है भाई, 46% तो इसने प्राप्त कर लिया, 55 अंक आप दे दो इसे, तो ये पास हो गया। ठीक, बराबर। जो अगला स्टूडेंट है, जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट है, जो दूसरा स्टूडेंट है, 81% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, 81% अंक प्राप्त कर लिए, और उसे पास अंक से 15 ज्यादा मिलते हैं, तो इसे भी पास ही कराना है हमें, ज्यादा नहीं देना, तो इसमें से हमें 15 घटा देते हैं। इसे 15 ज्यादा थे इसके पास में, तो 15 इससे घटा दिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया कि जो परीक्षा में जो अधिकतम अंक है, जो टोटल अंक है वो कितने हैं, जो एग्जाम में टोटल अंक है वो कितने हैं। देखो यहां देखो, इनका पक्षांतरण करते हैं, ये इधर जाता है, ये कितने हो जाएंगे? 70। 55 और 15 कितने हो गए? 70। देखो ये 46 से इधर जाएगा, तो ये आएगा 81 माइनस 46%। ये कितने बचेंगे? देखो 81 में से हमें 46 घटाना है। कितना घटाना? 46। तो 40 घटा लो पहले तो, 80 में से 40 घटा लो, कितने बच गए? 40, 41 बच गए, और 6 और घटा लो 41 में से, तो कितने बच गए? 41 में 6 घटाएंगे 35। तो 70 बराबर कितना है? 35% है। ठीक। हमें चाहिए 1%, तो 1% हमें चाहिए, तो 1% बराबर आएगा 2। ठीक। अधिकतम अंक पूछ रहे, तो अंक होगा, जो अंक हो गए वो टोटल 100% हो गए। कितने हो गए? 100%। तो हमें दोनों साइड 100 से गुणा कर देते हैं, ये आएगा 200 अंक। 100% अंक का मतलब 200 अंक। जो परीक्षा का जो पेपर था उसमें टोटल कितने अंक थे? 200 अंक, अधिकतम अंक थे ये। कितने थे ये? अधिकतम अंक। देखो पास पास तो बराबर होते हैं, इसलिए बराबर होंगे। देखो जो, एक बार फिर से देख लो इसे, देखो 46% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी, 46% अंक प्राप्त कर लिया, 55 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसे 55 अंक और दे दिया, तो इसे पास करा दिया, दोनों बराबर। भाई 46 प्लस 55, 55 और दे दिए इसको, 46 तो ये प्राप्त कर चुका 46%, तो 55 देने के बाद में पास हो गया। ठीक, तो पास पास के बराबर होगा। दूसरा विद्यार्थी 81% अंक प्राप्त करता है और 15 अंक अधिक होता है, तो 15 अंक इससे ले लिए, इससे 15 माइनस कर दिए, तो ये कितने हो गए? इससे 15 ले लिए, तो बराबर हो गए, दोनों पास हो गए। अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों पास है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका देखो, ये पक्षांतरण किया तो इधर 70, और ये किया तो इधर होगा 35, तो एक की वैल्यू कितनी? 2, तो 100 की वैल्यू कितनी है? 200। तो अधिकतम अंक कितने होंगे? 200।
इसको और यदि आप ज्यादा स्पीड से करना चाहता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो अधिकतम अंक बराबर होगा जो अंकों का योग अपॉन परसेंटेज का अंतर, प्रतिशत का अंतर, इंटू 100। देखो अंकों का योग कितना, या देखेंगे अंक कितना 55 और 15 कितने 70। प्रतिशत का अंतर कितना, जो 46 और 81 है इसका अंतर कितना 35, यहां लगाएंगे 35 इंटू 100। टोटल अंक आएगा हमारा, देखो इससे कटेगा ये 2 बार और 100 गुणा 2 करेंगे तो 200, तो अधिकतम अंक आ जाएगा 200। तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो देखो फिर से साफ सुथरा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप का पहला क्वेश्चन कर चुके हम। एक विद्यार्थी जो उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी है, उसे पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने के बाद में 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक जो विद्यार्थी है उसे 30% अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए। एक स्टूडेंट है, उसे पास होने के लिए कितना 30% अंक चाहिए, कितना चाहिए 30% अंक। यदि कोई विद्यार्थी है उसे 40 अंक मिलते हैं, कितने अंक मिलते हैं 40, और प्राप्त अंकों से 40 अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो 30 बराबर कितना होगा, 30 बराबर होगा 60। 60 कैसे होगा, 40 पास होने के लिए 30% चाहिए, और अंकों की शक्ल में कितना चाहिए, परसेंटेज की शक्ल में कितना चाहिए 30%, और अंकों की शक्ल में कितना चाहिए 40। 40 अंक तो ये प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो 20 ऐड और कर देंगे इसे, तो ये अब होगा पास। 30 बराबर कितना 60, तो 1 बराबर कितना 2, तो 100 बराबर कितना 200। अधिकतम अंक कितने 200 अंक। ये अधिकतम अंक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार फिर से देख लो इसे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। परसेंटेज की शक्ल में 30% चाहिए, और अंकों की शक्ल में कितना चाहिए, देखो यदि कोई विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, इसने 40 तो कर लिए, और 20 अंकों से फेल हो जाता तो 20 इसे दे देता तो पास हो जाएगा ये। और पास होने के लिए 30% चाहिए, इसलिए 30 बराबर क्या होगा, 30% बराबर होगा 60 अंक। 1% बराबर होगा कितने अंक, देखो 30 का भाग दे देते तो 2 अंक होगा, तो 100% बराबर कितना होगा 200 अंक। कितने होंगे 200। जब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है और उत्तीर्ण होने की आवश्यक अंकों से 35, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक उससे 35 अधिक अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या हो। देखो पहला विद्यार्थी है, 35% अंक लाता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसे पास कराना है हमें पहले वाले को। 35% अंक लेके आता है, ठीक है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इसे 40 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाए। जबकि जो दूसरा विद्यार्थी है 60% अंक लाता है और पास होने से
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। इससे 35 ले लेंगे हम, दोनों बराबर। कितने हो गए? दोनों बराबर। इसे इधर भेज देंगे, इसे इधर भेज देंगे, पक्षांतरण। परसेंटेज की साइड में परसेंटेज को देखो, ये होगा 60% माइनस 35%। ये इधर जाएंगे, 40 तो पहले से है और प्लस माइनस के, तो ये प्लस के हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे। ये कितने हो गए? 40 या 30, 70 और 5 पे 76। हाँ, यहाँ कितने हो गए? देखो 40 घटा लो, 20 बच गए, 5 और ऐड कर दो। ये 35 है तो 40 घटाओ या 30 घटाओ, तो इस ये कितने हो गए? 25। भाई यदि 35 में 5 जोड़ दूं कितना हो जाएगा? 40, और 40 में 20 जोड़ दूंगा 60 हो जाएगा। 35 बराबर कितना? 25% बराबर कितना? 75। तो 1% बराबर कितना? 3। तो 100% बराबर कितने अंक आएंगे? 100% बराबर 1% बराबर 3। 1% बराबर कितना? 3। 100% बराबर आएगा 300। तो जो टोटल अधिकतम अंक है वो कितने? 300। राइट आंसर होगा। देखो जो जो करते आ रहे वही किया, इसमें भी दोनों को पास किया हमने। जो 35% अंक लेके आता है उसे 40 अंक कम में थे, तो 40 अंक इसे दे देते हैं। 60% अंक लेके आता है उसे 35 अंक ज्यादा थे, तो 35 इससे ले लेते। दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों पास ही हुए हैं अभी। तो 40 और 35 दोनों बराबर। देखो ये इधर जाएगा, यदि 60 में से 35 जाएंगे तो 25 बचेंगे, और ये कितने? 40 में यदि 35 जुड़ेंगे सब 75 हो जाएंगे। तो 1% बराबर 3 है, तो 100% बराबर, क्योंकि जो पेपर तो 100% का हुआ होगा भाई, जो पेपर हुआ है वो तो 100% का हुआ होगा, तो 100% का मतलब 300 नंबर का हुआ है वो। तो अधिकतम अंक कितने? वो कितने? 300। ये हमारा राइट आंसर है। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक लाता है और 55 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 36% अंक लेके आता है, 55 अंक इसे और दे देते हैं, ये भी पास हो जाएगा भाई। कितने अंक देने हैं इसे? 55। हो गया पास। जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 71% अंक लेके आता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अधिक है। तो दूसरा विद्यार्थी 71% अंक लेके आता है, 15 अधिक है, तो 15 इससे ले लेते हैं। दोनों बराबर हो गए। देखो ये 15 इधर जाएगा, तो ये जुड़ के कितने हो गए? 70। 55 और 15 70, ये इधर आएगा, तो ये 71 में से कितने घटेंगे? 36 घटेंगे। 71 में से कितने घटेंगे? 36। कितने घटेंगे? 36। कितने बच गए? देखो 40 घटा लो, कितने बच गए? 30। भाई डायरेक्ट 40 घटाओ 70 में से, कितने बचेंगे? 30। 30 नहीं, 29 बचेंगे। कितने बचेंगे? 40 घटाएं, 70 में से 40 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। ये 70 नहीं है, यहाँ कितने? 71। तो कितने बच रहे? 30 की जगह 31 बच रहे। और ये 40 नहीं घटाए, 36 घटाने हैं, तो 4 ऐड और कर दो। 31 और 4 कितने हुए? 35। इसके बराबर 70 के बराबर। एक बराबर कितना? 1% बराबर कितना? 2। तो 100% बराबर कितना? टोटल अंक 100% होंगे तो कितने अंक? 200।
कितना 200। जो अधिकतम अंक है वो कितने होंगे 200। यही अंकों का योग कितना 70। प्रतिशत का अंतर कितना 36 और 71 के मध्य में अंतर 35 इंटू 100, तब भी 200 ही आएगा। 35 दूनी 70, आंसर आएगा 200। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और जो 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, 5% दोनों में फेल होते हैं, तो बताइए कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल हुए। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा हटके उनसे। एक परीक्षा में 10% विद्यार्थी तो किसमें फेल हुए, मैथ में हुए, गणित में, और 20% इंग्लिश में फेल हुए और 10% दोनों में हुए। ठीक है, 5% इसे मैंने कह दिया मैथ और इसे कह दी इंग्लिश। इसे कहते हैं 5% दोनों में फेल हुए। ठीक, 5% दोनों में फेल हो गए। 10% गणित में हुए तो 10% गणित में हो गए। 5% ये, 5 से 5 10 हो गए गणित में। 20% इंग्लिश में हुए तो 5 तो ये है और 15 ये। 20% किस में हुए, गणित में हुए, इंग्लिश में हुए। तो 15 ये, देखो 20 हो गए। देखो 10% गणित में हुए जो मैथ में हुए, तो देखो 10 हो गए, 5 और 5 10। 20% इंग्लिश में हुए, देखो 15 और 5 20 इंग्लिश में हुए। ठीक, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि कम से कम एक विषय में फेल हुए, तो कम से कम एक विषय के लिए इन्हें हम जोड़ देंगे। 5% प्लस 5% प्लस 15%, तो 25% ऐसे विद्यार्थी है जो कम से कम एक विषय में फेल हुए। कम से कम कितने हुए, एक विषय में फेल हुए। यदि हमसे ये पूछता गया होता कि दोनों में कितने पास हुए, दोनों विषय में, पास कितने हुए, कम से कम कितने फेल हुए, भाई 25 तो फेल हुए ही है। पास कितने हुए होंगे, 75 हुए होंगे। ये फेल हुए, तो कम से कम एक विषय में तो फेल हुए, मतलब जो फेल हुए दो में भी, दो वाले भी होंगे इसमें। ये जो 5% वो भी है इसमें। देखो ये क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क, चल कर लो नहीं से भी। एसएससी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में और 30% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, और दोनों में 15% फेल हुए, तो कम से कम एक विषय में फेल हुए स्टूडेंट कितने होंगे। देखो ये क्या है, ये मैथ है, और ये क्या है, इंग्लिश है। एसएससी में जो रोल होता है इंग्लिश और मैथ का ही होता है।
15% दोनों में फेल हुए। ठीक। 45% गणित में फेल हुए, मैथ में फेल हुए। तो 45 देखो, यदि मैं इसे 30 बना दूं, 30 से 15 कितने हो गए? 45 होगा। तो तब 30% अंग्रेजी में हुए। तो देखो 15 तो पहले से और 15 ये, 30% इंग्लिश में हुए। तो कम से कम कितने फेल हुए? कम से कम एक विषय में फेल हुए, वो कितने? 30 प्लस 15 प्लस 15, कहने का मतलब 60%। इन्हें जोड़ देंगे सारों, और पास हुए वो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। आंसर होगा हमारा 60, ऑप्शन बी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक गांव में 60% परिवारों के पास में एक गाय और 30% परिवारों के पास में एक भेड़ है। ठीक। गांव में 15% परिवारों के पास में एक गाय और भेड़ दोनों है। एक गांव है। ठीक। 60% परिवारों के पास में गाय, मैंने कह दी ये तो काऊ है, गाय। और ये सिप है, भेड़। ठीक। 15% परिवारों के पास में दोनों ही है। 15% परिवारों के पास में दोनों। ठीक। 60% परिवारों के पास में एक गाय। तो ये देखो 60, तो इसे 60 बनाने के लिए कितने? 45। 45 यहाँ, 15 यहाँ, हो गए 60। 30% परिवारों के पास में भेड़ है। 30% परिवारों के पास में भेड़ है। 15 ये और 15। तो परिवार में कितने, गांव में कुल कितने? 96 परिवार है। दिख रहा नहीं होगा आपको हिंदी में। देखिए, इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन विलेज। गांव में जो कितने परिवार है? 96 परिवार है। ये पूछ रहा है कि कितने परिवारों के पास में गाय और भेड़ नहीं है। ठीक है। ये तो क्या है? एक गांव में 60% परिवार, उनके पास में क्या है? गाय। गाय नहीं, भेड़। गाय। क्या है? गाय। यहाँ गाय करना है, यहाँ भेड़ के पास में क्या है? गाय है। और 30% परिवारों के पास में भेड़ है। 15% परिवारों के पास में दोनों ही है। गांव में 96 परिवारों में से कितने परिवार के पास में एक गाय भेड़ नहीं है? एक भी गाय और भेड़ नहीं है। कितने परिवार है उनके पास में गाय और भेड़ नहीं है? इससे आएगा कम से कम। देखो ये कितने हो गए? एक कम से कम एक गाय या भेड़ है। कितने हो गए देखो? 15 और 15 कितने हो गए? 30 और 45 कितने हो गए? इन्हें ऐड करेंगे, 15 प्लस 15 प्लस 15, ये कितने हो गए? 45। देखो 5 इसमें दे दी, 50 कितने हो गए? 60, 70 और 5 75।
75 परिवारों के पास में एक गाय या भैंस, जो गाय और भेड़ है, कम से कम है, तो नहीं है, कितने के पास में नहीं है? 25% के पास में नहीं है। ठीक है, 25% के पास में नहीं है, तो 96 का 25% कितना होगा? गाय, भेड़ भी गाय नहीं है, एक भी गाय भेड़ नहीं है, कितनों के पास में? 25% के पास में। तो हमें टोटल परिवार कितने? 96। तो कितने परिवार ऐसे हैं? 96 का यदि हम 25% निकालेंगे तो इसे करेंगे 1/4, ये आएगा देखो 2 और 4। तो 24 परिवार ऐसे हैं उनके पास में न तो गाय है न भेड़ है। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में न तो गाय है और न भेड़ है। इसे आप ऐसे नहीं कहकर ऐसे भी कह सकते हो, देखो पर इसमें जो गांव में 60% परिवारों के पास में गाय है और 15%, 30% परिवारों के पास में भेड़ है, 15% परिवारों के पास में दोनों है। यदि यहाँ दोनों है तो दोनों है तो नहीं का औसत आएगा, नहीं, नहीं का आंसर आएगा, और नहीं है तो है का आंसर आएगा। पर दोनों ही कंडीशन में ये होना चाहिए। तो इसे कैसे कह सकते हैं आप? 100 माइनस, ठीक, दोनों के पास में है, एक तो 60 है और एक 30 है, 60% और 30%। एक के पास में 30% गाय परिवार के पास में, और ये 30% और 60%। तो एक एक के पास में गाय भेड़ और दोनों के पास में गाय भेड़ को घटा देंगे, तब देखो ये कितने आएगा? ये कितने हो गए? 90। 60 और 30 90। यदि 90 में से 10 घटा दे तो कितने? 80। और 10 और घटा दो, 5 और घटा दो, कितना? 75। ये आएगा 100 माइनस 75। यहाँ काट लो, देखो 15 से, इसमें से 15 काट लो तो ये 15 बच गए, ये कितने हो गए? 60 और 15 75, 75 घटेगा, ये कितना आएगा? 25%। 25% परिवारों के पास में न तो गाय, इसका औसत आएगा न तो, यदि है यहाँ पर दोनों पास है तो यहाँ आएगा, दोनों परिवारों के पास में नहीं है तो 25% परिवारों के पास में न तो गाय है न तो गाय और नहीं भेड़ है। टोटल परिवार कितना? 96। तो 100% की वैल्यू में कितनी दी गई? 96। हमें चाहिए 1% की, 25% की वैल्यू। देखो ये 4 इससे जाएगा, 24 चौक 96। 24 परिवार ऐसे हैं उनके पास में न तो गाय है और न भेड़ है। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में न तो गाय है और न भेड़ है। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये आपका होमवर्क हुआ, आज के लिए इतना ही काफी। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए केडीएस कंपटीशन क्लासेज के नाम से। और आपको यदि ये क्लास पसंद आ रही है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसे। थैंक यू।